नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रगति पोर्टल के संबंध में लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। विशेष पीसी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ में हमारे वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी इस पीसी में मेरे साथ में हैं। आज की यह प्रेस वार्ता में विशेष रूप से गवर्नेंस के एक उस मॉडल के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में और बाद में देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रगति पोर्टल के माध्यम से गवर्नेंस का जो मॉडल दिया है उसी पे चर्चा करने के लिए उसका इंपैक्ट क्या है उसके बारे में ही मैंने विशेष रूप से आज की विशेष प्रेस वार्ता यहां पर बुलाई है। जब हम प्रगति की बात करते हैं तो प्रगति यह आज हमारे नए भारत की कार्य संस्कृति का एक नया उदाहरण है, जिसका मतलब है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। यानी यह केवल देश के बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट की समीक्षा नहीं है, अभी तो यह देश के अंदर नए भारत की नई कार्य संस्कृति का भी एक उदाहरण बन चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश का नेतृत्व संभालने के साथ ही डिजिटल गवर्नेंस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जो एक सशक्त आधार दिया, प्रगति ने उसके माध्यम से सिद्ध करके दिखाया है कि इंटेंट, टेक्नोलॉजी और अकाउंटेबिलिटी एक साथ आती है। यानी जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो आउटकम्स अपने आप सुनिश्चित हो जाते हैं। ये जो कुछ भी आज परिणाम देखने को मिल रहा होगा, देश के अंदर मिल रहा है या प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए अंतर मंत्रालय या अंतर विभागीय समन्वय का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर इन सभी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक बेहतर प्रयास किया जा सके। इसकी शुरुआत 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने प्रारंभ किया था, जब उन्होंने स्वागत यानी स्टेट वाइड अटेंशन ऑन गवर्नेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी इस पोर्टल के माध्यम से उन्होंने उस समय नागरिक शिकायतों के निवारण में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाने के उद्देश्य से यह विकसित किया था। प्रगति यानी जिसके बारे में मैंने भी कहा, यानी प्रगति का मतलब प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, यानी ये उसी का एक राष्ट्रीय स्वरूप है, जहां मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, सामाजिक योजनाएं हैं, सिस्टम रिफॉर्म को लेकर
टीम इंडिया के अप्रोच को इसके माध्यम से सुदृढ़ किया गया है। यह दर्शाता है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस हमारी कार्यशैली कैसे बन सकती है, ये पोर्टल उसका एक महत्वपूर्ण आधार बना है। ये केवल एक रिव्यू नहीं बल्कि गवर्नेंस का रिफॉर्म भी है। प्रगति ने शासन की फाइल कल्चर से फील्ड रिजल्ट की दिशा में भी इसने एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। इसके माध्यम से निर्णय तेज हुए हैं, समय और लागत की बर्बादी रुकी है, केंद्र राज्य के मंत्रालयों और विभागों में समन्वय मजबूत हुआ है और जवाबदेही स्पष्ट तय हुई है। स्केल और इंपैक्ट के स्तर पर अगर हम देखेंगे तो प्रगति के माध्यम से 86 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की गति मिली है। यानी ये राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं। 86 लाख करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट को गति मिली है, जिनमें 377 प्रमुख परियोजनाओं को सीधे प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की जाती है। 3162 में से 2958 मुद्दों का समाधान हुआ है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, अभी तो गवर्नेंस की क्रेडिबिलिटी को भी ये दर्शाता है। इम्पैक्ट, प्रगति ने आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय जैसे क्षेत्रों में और पॉजिटिव गवर्नेंस को भी एक नई दिशा दी है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगर हम इस मॉडल को देखेंगे तो यह वास्तव में गेम चेंजर साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जिससे अगर मैं आपको कुछ उदाहरण दूं तो उत्तर प्रदेश आज भारत का एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण केंद्र के रूप में आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट संचालित हो रहे हैं। केवल राज्य ने अपितु राष्ट्रीय विकास की भी आज यहां के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह रीढ़ बनी है। आपने देखा होगा एक्सप्रेस वे राज्य के रूप में पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर स्थापित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क, मेट्रो सबसे अधिक सिटी में, एयर कनेक्टिविटी सबसे अधिक सिटी में, देश की पहली रैपिड रेल, देश की पहली इनलैंड वाटरवे की सुविधा भी उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है। देश का पहला रोपवे भी यूपी के अंदर बन रहा है। और ये सभी प्रोजेक्ट समयबद्ध तरीके से इसलिए चले हैं क्योंकि लगातार इनकी समीक्षा और उसके माध्यम से भूमि से संबंधित हो, पर्यावरण से संबंधित हो या किसी भी अन्य उससे जुड़े हुए वन से जुड़े हुए मामले हो, इन सब का समाधान का एक प्लेटफॉर्म है और वह है प्रगति पोर्टल के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ाते हैं। यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो के रूप में अगर हम देखते हैं तो कुल इस दौरान 10,48,000 करोड़ रुपए के 330 परियोजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो है, जिसमें परिवहन है, पावर है, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का है, स्वास्थ्य का है और औद्योगिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्र इसमें शामिल है। यानी जिनका हम समीक्षा कर रहे हैं इनमें से जो 10,48,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट वर्तमान में इस पूरे उसके तहत हमारे द्वारा समीक्षा इसके माध्यम से की गई है और इसमें 10,48,000 करोड़ का डिलीवरी पर अगर हम देखें तो ग्राउंड रिजल्ट क्या है, 2,37,000 करोड़ रुपए की लागत की 39% पर यानी 128 परियोजनाएं
इनमें से पहले ही कमीशन हो चुकी हैं। 8,11,000 करोड़ की 202 परियोजनाएं अपने समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही हैं। यानी उसमें सरकार की जो मंशा थी उसके अनुरूप उनकी क्वालिटी को भी और उसको टाइम बाउंड भी आगे बढ़ाने की दिशा में जो भी अन्य अड़चनें थी सबको दूर करते हुए हम तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। सड़क, रेलवे में सर्वाधिक प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश को ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक हब को भी बनाने में इसने मदद की है, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन हो, इस प्रतिस्पर्धा के इस युग में जो भी राज्य थोड़ी भी लापरवाही करेगा प्रोजेक्ट को लाने में, एनओसी प्रदान करने में, स्वाभाविक रूप से निवेशक दूसरी जगह जाएगा जहां उसको आसानी मिलेगी। और इन सभी अड़चनों को एक समय सीमा के अंदर, जिसमें पहले वर्षों लगते थे, उसको समेट के महीनों में करना, महीनों को दिनों में करना और फिर एक समय सीमा के अंदर उस प्रोजेक्ट को जमीनी धरातल पर उतार भी देना, ये उसकी प्रगति का आधार रहा है। यूपी में अगर हम देखेंगे तो 4,19,000 करोड़ रुपए के 65 बड़े प्रोजेक्ट हमारे प्रगति के अंतर्गत आते हैं, जिनमें 26 प्रोजेक्ट यानी 65 में से 26 प्रोजेक्ट कमीशन हो चुके हैं। 39 प्रोजेक्ट निर्माण के अलग अलग चरणों में चल रहे हैं। प्रगति में प्रदेश में इंटर एजेंसी की बाधाएं दूर हुई हैं, यानी अलग अलग विभाग, जो मैंने पहले भी कहा कि राजस्व से जुड़े हुए मामले होते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जुड़े हुए मामले होते हैं, वन से जुड़े हुए मामले होते हैं, नगर विकास से जुड़े होते हैं, पंचायती राज से जुड़े होते हैं। प्रगति पोर्टल के माध्यम से समीक्षा जब होती है तो उसके माध्यम से एक साथ सभी विभाग बैठते हैं, एक दूसरे के साथ समन्वय बना करके एक समय सीमा के अंदर इनका समाधान होता है। मजबूरियां यानी जो भी मंजूरियां हैं, जो भी उसके स्वीकृतियां जारी होनी है, उसमें तेजी आती है। हाईवे, रेलवे, पावर, टेलीकॉम जैसे प्रोजेक्ट में तेज प्रगति इसके माध्यम से हुई है। और वास्तव में ये जो इशू रिजोल्यूशन की जो एक कार्रवाई है, यह एक सुशासन का भी मॉडल है। कुल 515 मुद्दे, जिनमें से 494 का समाधान इसके माध्यम से हम लोगों ने किया है, यानी जिसको 96% आप कह सकते हैं। प्रगति के प्रोजेक्ट 287 प्रोजेक्ट में से 278 का समाधान यानी 97% इस पोर्टल के माध्यम से हमने उसके समाधान के लक्ष्य को प्राप्त किया है। उच्च समाधान दर और हमारे प्रशासनिक तत्परता और निर्णायक नेतृत्व की क्षमता को भी यह दर्शाता है। भाई, जब अलग अलग विभाग से जुड़े हुए मामले एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और सभी को एक दूसरे के सामने जवाबदेही तय होती है, एक ऑनरशिप होती है, तो उस समय तेजी के साथ उन मामलों को एक समय सीमा के अंदर निस्तारण करना होता है। उत्तर प्रदेश आज जो बॉटलनेक स्टेट से ब्रेक थ्रू स्टेट बन चुका है, इसका जो रिजल्ट है, इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म जब हमें प्राप्त हुए हैं, इसके माध्यम से जब हम लोग इन सबकी समीक्षा करते हैं और उसको रिजल्ट के रूप में करते हैं, तो अब वह बॉटलनेक नहीं रहा, बल्कि एक ब्रेक थ्रू बन गया है प्रोजेक्ट की दिशा में कार्य करने के लिए। राज्य ने फैसिलिटेटर से आगे बढ़कर के अब एक्सीलेटर के रूप में प्रदेश सरकार तेजी के साथ इन सभी प्रोजेक्ट के माध्यम से आगे बढ़ी है। प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म ने टीम इंडिया स्पिरिट को और अधिक प्रभावी बनाया है, यानी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो टीम इंडिया की स्पिरिट चाहिए देश के प्रत्येक राज्यों को मिल करके, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार जब मिल करके किसी प्रोजेक्ट में एक साथ आगे बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से रिजल्ट भी उतनी ही बेहतर रूप से हमारे सामने आती है। और हर परियोजना, हर निवेश और हर नागरिक तक विकास समय पर प्रभावी ढंग से पहुंचे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। और उस विजन को
प्रगति जैसे पोर्टल के माध्यम से प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली है। और ये नए भारत की नई सोच के साथ समयबद्ध तरीके से समस्या के समाधान, यानी अब समस्या पे चर्चा नहीं बल्कि समाधान पे चर्चा होती है, और इसलिए परिणाम भी उसके साथ हमारे सामने जुड़ते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को उनकी इस दूरदर्शी सोच के लिए मैं हृदय से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि प्रोजेक्ट जब समयबद्ध तरीके से होता है तो वह एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के साथ ही विकास की गति को उतनी तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने में मदद भी करता है। और प्रगति पोर्टल ने इस दिशा में एक बड़ी, जो 14 के पहले की जकड़न थी कि प्रोजेक्ट स्वीकृत तो होते थे लेकिन कभी पूरे नहीं हो पाते थे, आज हर प्रोजेक्ट के शिलान्यास के साथ उसके कंप्लीशन की डेट भी तय हो जाती है कि कब इसको तय होना है। और उसमें जब हम लोग उसे रिवर्स, उसकी प्रोग्रेस को देखने लगते हैं तो हमें वह समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और आज यही प्रोग्रेस आज हम सब इसके माध्यम से, प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। इसके लिए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार। आज हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वही हवा आज हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बनती जा रही है। लगातार बढ़ता प्रदूषण अब सिर्फ पर्यावरण की नहीं बल्कि जिंदगी और मौत की लड़ाई बन चुका है। शहरों की हवा जहर बन रही है और इसका असर हर उम्र, हर वर्ग पर साफ दिखाई दे रहा है। सुबह की जो ताजी हवा जो कभी सुकून देती थी, आज वही हवा आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ बन चुकी है। बच्चे स्कूल जाते हुए मास्क पहनने को मजबूर हैं, बुजुर्ग घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं और अस्पतालों में सांस की बीमारियों से जुड़े मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वाहनों की धूल, फैक्ट्रियों से निकलता जहरीला धुआं और कटते पेड़, ये सब मिलकर आसमान को धीरे धीरे काला कर रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो लगातार प्रदूषित हवा में रहने से अस्थमा, फेफड़ों की बीमारी, दिल से जुड़ी समस्याएं और बच्चों के विकास पर भी बुरा असर पड़ रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि लोग अब इसे नॉर्मल मानने लगे हैं, लेकिन ये नॉर्मल नहीं, ये एक खामोश आपदा है। एक आम नागरिक कहते हैं सांस लेने में दिक्कत होती है लेकिन काम पर जाना मजबूरी है। एक माँ कहती है बच्चों को बाहर खेलने नहीं दे सकते, डर लगता है। ये सिर्फ शिकायतें नहीं, ये उस दर्द की आवाज है जो हर घर में पल रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ डरने का नहीं, जिम्मेदारी लेने का भी है। पेड़ लगाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना, कम से कम प्रदूषण फैलाने वाली आदतें अपनाना, ये छोटे छोटे कदम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सरकार, सिस्टम और समाज तीनों को मिलकर अब तुरंत और सख्त कदम उठाने होंगे। अगर आज हमने हवा को नहीं बचाया तो कल हवा हमें बचाने के काबिल नहीं रहेगी। ये सिर्फ खबर नहीं, ये एक चेतावनी है, क्योंकि सांसें अगर थम गई तो विकास भी बेकार हो जाएगा। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। बिजनौर में स्वामी विवेकानंद की जयंती धूमधाम से मनाई गई। विवेकानंद जी की जयंती पर आपको बता दें कि
बीजेपी नेता ऐश्वर्या मौसम चौधरी ने बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 3000 छात्रों को प्रतियोगिता के प्रवेश पत्र वितरित किए। बिजनौर बीजेपी के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान, बॉबी, आरएलडी सांसद चंदन चौहान, बीजेपी क्षेत्रीय मंत्री अनूप वाल्मीकि, नगरपालिका अध्यक्षा इंदिरा जी, बीजेपी नेता डॉक्टर बीरबल सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख रवि धारीवाल मौजूद रहे। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की सबसे पहले सभी बिजनौर वासियों को और नेशनल यूथ डे की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। आदरणीय हमारे ऐश्वर्या मौसम जी ने आज एक शानदार कार्यक्रम युवा संगोष्ठी का यहाँ आयोजित किया है, जिसमें आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में, इतनी ठंड के समय में उत्साहवर्धक युवाओं ने पार्टिसिपेट किया है। ये ओलंपियाड जहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत करने का, वहीं मेंटली रूप से आज के समय में किस तरीके से बच्चों का मेंटली रूप से हम विकास कर सकें और उन्हें स्ट्रांग बना सकें, ये ओलंपियाड कहीं ना कहीं उस में हेल्पफुल रहेगा और मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। मैं बधाई देता हूं आदरणीय मौसम जी को और बॉबी जी को और तमाम उनकी टीम को कि इस तरह का आयोजन करके उन्होंने एक एग्जाम्पलरी काम किया। थैंक यू। इसका एक ही संदेश है कि पढ़ेगा बिजनौर, बढ़ेगा बिजनौर, और हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है महापुरुषों के जीवन शैली से, उनकी जयंतियों को उन जयंतियों पर स्मरण करके महापुरुषों के एक संदेश जारी होता है युवा वर्ग में कि हम लोगों को राष्ट्र के प्रति सजग रहना है, राष्ट्र के प्रति अपनी ड्यूटीज को और अपनी जो हमारी कर्तव्यों के साथ, अनुशासन के साथ हमें अपने राष्ट्र को मजबूत करने का कार्य करना है। छात्रों के आप कितने बच्चों को आज नियुक्ति पत्र, प्रवेश पत्र दिए गए? आज ये 3000 प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल के छात्र छात्राएं हैं जिन्हें ओलंपियाड में मतलब रोल नंबर दिए गए हैं और उन रोल नंबरों के आधार पर वो लोग 20 जनवरी को अपनी परीक्षा में बैठेंगे और उन बच्चों का एक एक्सप्लोरेशन होगा। साथ में कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि वो बच्चे प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल के बच्चे उस ओलंपियाड में नहीं बैठते थे। ये प्रथम बार ऐसा होगा बिजनौर विधानसभा में कि 3000 बच्चे प्रतिभाग करेंगे और निश्चित तौर से जो अभी सांसद जी ने कहा कि हम शारीरिक तौर से भी बच्चों को मजबूत हों। हमारे आज सांसद प्रतिनिधि यहाँ पर थे, वो सांसद जी भी थे और वो बता रहे थे कि ये 2 दिवसीय उनकी लोकसभा क्षेत्र बिजनौर में खेल प्रतिस्पर्धा चलेगी, तो शारीरिक तौर से भी, मानसिक तौर से भी बिजनौर का युवा आगे बढ़े, ये उसी में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये पहली बार आयोजित किया गया जिले में ये कार्यक्रम? इससे पहले भी कार्यक्रम आयोजित हुए हैं, पर हाँ, आज मैं ये बात बड़े हर्ष और खुशी से कहूँगा कि आज युवा वर्ग की कई हजार संख्या में प्रतिभाग रहे हैं और हमारे बिजनौर के समस्त प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। आदरणीय चेयरमैन साहिबा, नगरपालिका चेयरमैन श्रीमती इंदिरा जी भी हैं और सभी नेताओं की हम इस कार्यक्रम में सहभागिता रही है और एक बड़ा सफल आयोजन आज संपन्न हुआ है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के जन्मदिन के कार्यक्रम में कांग्रेस के 2 पदाधिकारी आपस में ही भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हो गई। जिलाध्यक्ष ने बचाव कराते हुए दोनों को अलग किया और मामला सुलझाया। मारपीट का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले को लेकर दोनों में से किसी भी नेता ने पुलिस को तहरीर नहीं दी। तो झालू के रहने वाले अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष वसीम अकरम और नगर अध्यक्ष झालू मुकीम के बीच कहासुनी हो गई थी। देखते ही देखते मारपीट होने लगी। दोनों पक्षों की ओर से लात घूंसे चले और हंगामे का माहौल बन गया। हमीरपुर के ग्राम रिरुआ बसरिया में खंड संख्या 22/2 पर अवैध बालू मोरम खनन का मामला सामने आया है, जहां नदी किनारे स्थित कृषि भूमि से नियमों को ताक पर रखकर लगातार खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि मना करने पर दबंग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अवैध खनन से खेतों को भारी नुकसान और पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। पीड़ित ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
खबर बिजनौर के धामपुर से है, जहां नगर के RSM तिराहा स्थित चौहान चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में भर्ती एक नवजात शिशु की मौत के बाद हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर धामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए मृतक नवजात का पंचनामा भरने की कार्रवाई की, लेकिन उससे पहले ही दोनों पक्षों के बीच फैसला हो गया। बताते चले कि थाना बड़ापुर क्षेत्र के गांव सारंगवाला निवासी अरविंद कश्यप अपने नवजात शिशु को उपचार के लिए उक्त अस्पताल में लेकर आए थे। परिजनों का आरोप है कि इलाज के नाम पर लगातार खर्च कराया गया, लेकिन बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। हालत गंभीर होने पर नवजात को मुरादाबाद रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतक की नानी सुनीता कश्यप ने चिकित्सक पर लापरवाही और आर्थिक लेन देन से जुड़ी बातचीत के आरोप लगाए। वहीं ACMO डॉक्टर अनिल कुमार सिंह के निर्देश पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धामपुर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंकित कुमार ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल को सील कर दिया। मेरा नाम सुनीता, डॉक्टर साहब ने यहाँ भेजा था। यहाँ आज 8 दिन हो गए हैं। आज 8 दिन से 4 दिन से बच्चा फर्क नहीं रहा था, फर्क नहीं रहा था। ये कल बोल रहे हैं नहीं से वो चढ़ेगा, किन्नू पता नहीं क्या चढ़ेगा। 18,000 रुपये जमा करो। मैंने कल 18,000 जमा कर दिए। फिर ये बोल रहे उनसे कुछ नहीं हुआ, पुराना था, पुराना किन्नू था, क्या था वो पुराना चीज थी, वो अनुभव कामयाब नहीं हुई। मैंने कही चलो अब डॉक्टर साहब क्या कराना, जल्दी से जल्दी उसका इंतजाम करो। 18,000 का, फिर मैंने 18,000 का इंतजाम करा। फिर इस लड़के को तैयार कराएंगे मैं स्टाफ वाले को, उसे पैसे दिए मैंने ब्लड निकाल लेने के 4,000 रुपये से दिए। और जब से कहा जा रहा है 10, 20, 30 ऐसे ही मैं दिए चली जा रही हूँ। आज 8 दिन मुझे हो गए हैं और ये जवाब 4 दिन से मेरा बच्चा हड़क नहीं रहा, फड़क नहीं रहा। 4 दिन से बच्चे को वो लगा कर सीधा रख रखा है। बिजनौर के मंडावर क्षेत्र के तिमरपुर गांव में आज सुबह वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में गुलदार कैद हो गया। सुबह खेत की ओर जा रहे ग्रामीणों ने पिंजरे से गुलदार की आवाज सुनी, जिसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई। बताया जा रहा है कि गुलदार को अब रेंज कार्यालय ले जाया जा रहा है, जहां उसका मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण के बाद उसे सुरक्षित आरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कुछ लोग खाते